हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, इसके पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र करा दिया। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो को। देखिए, जो मादा जनन तंत्र है बेसिकली इसके अंतर्गत हम 5 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है, एक जोड़ी अंडाशय के बारे में देखेंगे। इसके बाद एक जोड़ी अंडवाहिनी। तीसरे नंबर पे क्या है, गर्भाशय या यूट्रस के बारे में देखेंगे। और चौथा क्या है, योनि या वजाइना। और 5वें नंबर पे है बाएं जननांग। तो मादा जनन के अंतर्गत 5 चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि हम बात करें अंडवाहिनी की, या इसके पहले क्या है, सबसे पहला क्या है, अंडाशय या ओवरी। तो देखिए, अंडाशय या ओवरी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारा, अंडाशय या ओवरी। तो देखिए, यदि हम अंडाशय या ओवरी की बात करें तो यह किसी भी फीमेल का प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स आर्गन यानी ये प्राथमिक जनन अंग होता है। किसी भी फीमेल का जो अंडाशय होता है वो कैसा होता है, प्राथमिक सेक्स आर्गन होता है। तो देखिए, ये प्राइमरी सेक्स आर्गन हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय का जो मुख्य कार्य होता है, ठीक है, इसके कार्य पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, इसके 2 मुख्य कार्य हैं। इसके यदि कार्य की बात करें तो इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य क्या होता है, पहला कार्य होता है इसका अंडाणुओं का निर्माण करना। अंडाणुओं का निर्माण करना, ये अंडाशय का पहला कार्य होता है। क्या, अंडाणुओं का निर्माण करना यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का निर्माण करना। इसके बाद एक और कार्य होता है मादा सेक्स हार्मोन्स का स्त्रवण करना। मादा सेक्स हार्मोन्स, मादा सेक्स हार्मोन्स का स्त्रवण। तो देखिए, कौन कौन से मादा सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो देखिए, एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होता है एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए, यहाँ पर इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। किसके, अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला क्या हो गया, अंडाणुओं का निर्माण करना यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मादा सेक्स हार्मोन्स का स्त्रवण करना। चलिए, इसके बाद अब यदि हम बात करें इसकी साइज की, यदि हम बात करें इसकी साइज की, इसकी साइज की, तो साइज कितनी होती है इसकी, 2 से 4 सेंटीमीटर। तो अंडाशय की यदि हम साइज की बात करें या लंबाई की यदि हम बात करें तो कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि हम बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय क्या होता है, किसी भी फीमेल का प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है यानी कि प्राथमिक जननांग होता है। और यदि इसकी साइज़ की बात करें तो कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। वहीं अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण करना, और दूसरा कार्य क्या होता है, मादा सेक्स हार्मोन्स का स्त्रवण करना। और मादा सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन तथा दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। चलिए, अब हम इसकी स्थिति देखते हैं या पोजीशन की यदि बात करें हम, अब हम इसकी स्थिति देखते हैं, ये स्थित कहाँ होते हैं। तो अंडाशय की यदि हम स्थिति की बात करें, यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ स्थित होते हैं। देखिए, जो उदरी गुहा होती है, ठीक है, किडनी के पास क्या होती है, किडनी के पास, यह किडनी के पास, किडनी के पास उदरी गुहा में स्थित होती है। उदरी गुहा में, उदरी गुहा में मीसोबैरियम नामक संरचना से जुड़ी होती है। तो देखिए, यदि हम इसके पोजीशन या स्थिति की बात करें तो यह कहाँ होते हैं, यह किडनी के पास उदरी गुहा में मीसोबैरियम नामक एक गुहा होती है जहाँ से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब इसके बाद हम देखिए अंडाशय की संरचना देखते हैं। तो अंडाशय की संरचना में, अंडाशय की संरचना में अंडाशय की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी,
ओवरी की संरचना की यदि हम बात करें तो अंडाशय को देखिए एक चारों तरफ से परत घेरी होती है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम की एक परत होती है जो कि अंडाशय को चारों परत जो है ये अंडाशय को चारों ओर से घेरी रही होती है। और इस उपकला के भीतर क्या होते हैं, ओवेरियम स्टोमा होते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी संरचना की तो देखिए ये है अंडाशय की संरचना। अब इस संरचना को क्या कहा हमने कि चारों ओर से एक संरचना एक परत घेरी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ये परत क्या कहलाती है, जर्मिनल एपिथेलियम। तो देखिए अंडाशय को चारों ओर से एक परत घेरी है जिसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। अब देखिए इस अंडाशय के अंदर क्या होता है, इस अंडाशय के अंदर कुछ ओवेरियम स्ट्रोमा होते हैं। कुछ इस प्रकार से संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, ये संरचना कहलाती है ओवेरियम स्टोमा। ओवेरियम स्टोमा। अब इस ओवेरियम स्टोमा में दो भाग होते हैं। देखिए इस ओवेरियम स्टोमा में दो भाग होते हैं। एक तो होता है क्या, कार्टेक्स और दूसरा भाग क्या होता है, मेड्यूला। दूसरा भाग क्या होता है, मेड्यूला। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि जो बाहरी भाग होता है ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है कार्टेक्स रीजन कहलाता है या कार्टेक्स भाग कहलाता है, यह कार्टेक्स भाग कहलाता है। वहीं इसके जो अंदर वाला जो ये वाला भाग होता है, ये जो ओवेरियम स्टोमा के जो अंदर वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, ये मेडुला कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। तो अंडाशय की संरचना में मुख्य रूप से चारों तरफ से ये जो एक परत से घिरी होते हैं जिसको कि जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, और इसके अंदर ओवेरियम स्टोमा पाए जाते हैं। और इस ओवेरियम स्टोमा के दो भाग होते हैं, जो बाहरी भाग होता है वो कार्टेक्स भाग कहलाता है और अंदर की तरफ इसके मेडुला भाग होता है। अब इस संरचना के अंदर जगह जगह पे क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए यदि हम बात करें किसकी, यानी हम बात करें कार्टेक्स रीजन की, तो कार्टेक्स रीजन में देखिए ओवेरियम पट्टिकाएं पाई जाती है कई सारी। और इस ओवेरियम पट्टिकाओं में क्या होता है कि पट्टिकाएं जो है वो एक क्रम में व्यवस्थित होती है। और यदि हम बात करें मेडुला रीजन की, तो अंदर वाला जो भाग होता है, इस अंदर वाले भाग में कई सारे फॉलिकल दिखाई देते हैं। देखिए इस प्रकार से कई सारे फॉलिकल दिखाई देते हैं। देखिए इन फॉलिकल को हम बोलते हैं, इसको प्राथमिक फॉलिकल बोलते हैं, ये सेकंड फॉलिकल कहलाता है, इसके बाद थर्ड फॉलिकल और फिर फोर्थ फॉलिकल। तो इस प्रकार से इस अंडाशय के अंदर जो है कई सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं इसके मेडुला भाग के अंतर्गत। और ये पूरी की पूरी संरचना जो है एक जर्मिनल एपिथेलियम परत से घिरी होती है। अब इसके बाद समझते हैं हम अंडवाहिनी या ओविडक्ट क्या होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद अब हम एक जोड़ी अंडाशय हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अंडाशय के बाद हम देखते हैं अंडवाहिनी या ओविडक्ट क्या होती है। तो अब हम समझते हैं अंडवाहिनी या ओविडक्ट। दूसरा भाग है क्या हमारा, अंडवाहिनी या ओविडक्ट। तो देखिए अंडवाहिनी या ओविडक्ट की यदि हम बात करें तो आप इस पूरी की पूरी जो संरचना है, ये एक संरचना जो है तो ये एक कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। तो यहाँ पे इस संरचना में आप समझिए ये वाले जो दोनों तरफ भाग दिखते हैं, ये दोनों भाग क्या होते हैं, ये ओवरी या अंडाशय कहलाते हैं, जो कि गर्भाशय ग्रीवा के बगल में होते हैं। अब देखिए इस भाग से जुड़ी संरचनाएं क्या होती है, इन भागों को क्या हम बोलते हैं, अंडवाहिनी। देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा भाग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा ये भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं या ओविडक्ट बोलते हैं। तो देखिए अंडवाहिनी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिए अंडवाहिनी की यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर।
ये अंडवाहिनी की क्या होती है, लंबाई होती है। अब यदि हम बात करें अंडवाहिनी की, तो यह अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली होती है। देखिए यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं कि अंडाशय की परिधि से, यह अंडाशय और इसकी परिधि से गर्भाशय के पास तक ये फैली होती है। तो इस प्रकार से ये अंडवाहिनी का भाग कहाँ से कहाँ तक का होता है, ये अंडवाहिनी अंडाशय से लेकर के, अंडाशय के बगल से लेकर के ये पूरा भाग गर्भाशय के पास तक का जो भाग होता है ये अंडवाहिनी कहलाता है। अब देखिए, अब इस अंडवाहिनी में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। देखिए पहला भाग क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। पहला भाग है इनफंडिबुलम। दूसरा भाग क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। दूसरा भाग एम्पुला कहलाता है। तीसरा भाग क्या कहलाता है, तीसरा भाग कहलाता है इस्थमस कहलाता है। तीसरा भाग क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। तो इस प्रकार से अंडवाहिनी जो होती है इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है इनफंडिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला और तीसरा होता है इस्थमस। अब यदि हम बात करें सबसे पहले इनफंडिबुलम की, तो यहाँ पे समझिए आप, इस संरचना में इनफंडिबुलम कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो ये देखिए, ये वाला जो भाग होता है, ये जो प्राथमिक भाग होता है, ये जो कीपनुमा भाग होता है, ठीक है, इस पूरे के पूरे कीपनुमा भाग को हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो ये कीप वाला भाग क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा कीप वाला भाग क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम कहलाता है। और देखिए यहाँ साइड भी आप देख सकते हो, ये वाला जो पूरा भाग होता है, ये वाला भाग, ये पूरा कीपनुमा जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, ये इनफंडिबुलम कहलाता है। ये पूरा का पूरा जो कीपनुमा भाग है ये क्या है, एक इनफंडिबुलम है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस इनफंडिबुलम भाग में क्या होते हैं, इसमें कई सारे कीपनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं। इसमें देख सकते हैं कई सारे प्रवर्ध निकले होते हैं, इसमें कई सारे प्रवर्ध निकले होते हैं अंगुलीनुमा, कई सारे अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं। देखिए इसमें कई सारे अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, देखिए ये जो प्रवर्ध कई सारे अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रवर्ध झालर कहलाते हैं। ये पूरे के पूरे प्रवर्ध जो हैं क्या कहलाते हैं, झालर कहलाते हैं। और इस झालर का कार्य क्या होता है, देखिए यहाँ पर यदि अंडाशय में क्या बन रहे हैं, अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंडाणुओं को ये वाला भाग जो है ग्रहण करता है। जो कीपनुमा भाग होता है, झालर वाला अंगुलीनुमा जिसमें प्रवर्ध होते हैं, तो इन्हीं प्रवर्धों के माध्यम से अंडाशय से ये क्या करता है, अंडाणुओं को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है या इसको अपनी ओर अवशोषित करता है। अब देखिए इसके बाद इसका दूसरा भाग कहलाता है, देखिए अब ये वाला भाग जो है, बीच वाला भाग, ये क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। देखिए इसके बाद क्या है, दूसरा भाग कौन सा है, एम्पुला। तो दूसरा भाग जो एम्पुला है, ये वाला भाग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चौड़े नुमा प्रवर्ध में खुल रहा है, यानी ये एक चौड़े गुहा में खुलता है। ये देखिए ये चौड़े भाग में खुलता है यहाँ पर, जिसको कि क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और ये अंडवाहिनी के बीच वाला भाग होता है, ये कैसा होता है, ये एक चौड़ी गुहा में खुलता है, एक चौड़ी गुहा में खुलता है। तो देखिए ये अंडवाहिनी का दूसरा भाग होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एम्पुला। इसके बाद देखिए एक और भाग होता है अंडवाहिनी का तीसरा भाग, और इस अंडवाहिनी के तीसरे भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको हम, इस्थमस। ये लास्ट सबसे सकरा भाग होता है, ये देखिए ये सकरा भाग होता है, जो आगे चल के अंडवाहिनी को किससे जोड़ता है, गर्भाशय से जोड़ता है। ये देखिए ये वाला जो भाग है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला भाग आगे चल के किससे अटैच है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस से अटैच होता है। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि यह भाग जो है गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है अंडवाहिनी को। तो यह सबसे सकरा भाग होता है। इस्थमस कैसा होता है, यह सबसे सकरा भाग होता है, यह सकरा भाग होता है। अब यहाँ पे अंडवाहिनी या ओविडक्ट भी हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा भाग हमारा क्या है, जो मातर जनन तंत्र का तीसरा भाग है, अब है वो गर्भाशय या यूट्रस। तीसरा भाग है हमारा क्या, गर्भाशय
या इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस, गर्भाशय या यूट्रस। तो देखिए गर्भाशय या यूट्रस की यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। गर्भाशय में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यदि हम गर्भाशय की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो है आपको उल्टे नासपाती के आकार की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? उल्टे नासपाती के समान दिखाई देती है। यदि हम इसकी आकृति की बात करें, आकृति की, तो यह कैसी होती है? उल्टी नासपाती के समान, उल्टी नासपाती के। ये पियर जो होता है, फल नाशपाती जो होती है, उसके समान इसकी संरचना दिखाई देती है। यदि हम नाशपाती को उल्टा कर दें तो सेम ऐसी संरचना हमको प्राप्त होगी। तो इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति जो है वो उल्टी नाशपाती के समान होती है। यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट या स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। देखिए यह श्रोणि भित्ति की यदि हम बात करें तो जो हमारा कमर वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है? हमारा श्रोणि भाग कहलाता है। और वहीं जो हमारा ऊपर का ये जो दोनों भाग होता है ये क्या कहलाता है? ये हमारा अंश मेखला वाला भाग कहलाता है। तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो श्रोणि वाला भाग होता है तो उससे यह लिगामेंट या स्नायु के द्वारा क्या होते हैं? अटैच होते हैं। यह श्रोणि भाग से, यह श्रोणि भाग से लिगामेंट, यह श्रोणि भाग से लिगामेंट या स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। तो यह भाग जो है यह श्रोणि भाग से लिगामेंट या स्नायु के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो गर्भाशय की आकृति कैसी होती है? उल्टे नासपाती के समान होती है और यह श्रोणि भाग से लिगामेंट या स्नायु के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, गर्भाशय में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो गर्भाशय के तीनों भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए गर्भाशय में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। देखिए पहला भाग क्या होता है गर्भाशय का? देखिए ये वाला भाग जो पूरा ऊपर का ये जो पूरा गुंबदाकार भाग होता है ये क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। तो इसमें एक भाग क्या कहलाता है? फंडस। पहला भाग क्या कहलाता है? फंडस। दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग ये जो पूरा बीच का पोर्शन होता है ये वाला पूरा भाग, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस भाग को हम बोलते हैं कार्पस। क्या बोलते हैं इसको? हम कार्पस बोलते हैं, कार्पस। और एक लास्ट में तीसरा भाग जो कि नीचे की तरफ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स या इसको ग्रीवा बोलते हैं। इसको हम सर्विक्स बोलते हैं या ग्रीवा, सर्विक्स या ग्रीवा। तो गर्भाशय में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, फंडस, कार्पस और सर्विक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम एक एक करके इसके तीनों भागों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला वाला भाग हमारा क्या है? फंडस या ऊपरी वाला भाग जो होता है। यह एक, देखिए यदि हम फंडस की बात करें तो यह कैसा होता है? यह गुंबदाकार भाग होता है। यह गुंबदाकार भाग होता है जो कि कहाँ होता है? सबसे ऊपर गुंबद के आकार का होता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा दूसरा भाग है मुख्य रूप से, और ये अंडवाहिनी की ओपनिंग भी यहीं पे होती है। देखिए अंडवाहिनी का एंड सिरा भी कहाँ पे है? यहाँ पे। और अंडवाहिनी का जो आगे वाला भाग की ओपनिंग है यहीं पे होती है। तो देखिए मुख्य रूप से यदि हम फंडस की बात करें तो यह कैसा होता है? यह एक गुंबदाकार भाग होता है। इसके बाद देखिए तो दूसरा भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पस। यह गर्भाशय का मध्य वाला भाग होता है और ये एक तरह से गर्भाशय का मुख्य भाग होता है, जहाँ पे कोई भी भ्रूण जो है यहाँ पे ही क्या होता है? यहाँ पे ही हम कह सकते हैं इसका जो है पूरी तरह से ये वो जाकर के स्थिर हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी जगह होती है और ये पूरा का पूरा भाग जो है एकदम से मांसल भाग होता है और ये खाली भाग होता है, खोखला भाग होता है। तो दूसरा भाग, इसका मेन भाग क्या कहलाता है? कार्पस कहलाता है। अब इसके बाद जो तीसरा भाग होता है यह गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है। देखिए गर्भाशय का सबसे निचला वाला भाग, यानी यहाँ पर गर्भाशय का जहाँ पे एंड हो रहा है, तो गर्भाशय का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है सर्विक्स या ग्रीवा कहलाता है। यह सकरा भाग होता है और सबसे नीचे होता है, सकरा और सबसे नीचे होता है, सकरा और सबसे नीचे वाला भाग, सकरा और सबसे नीचे वाला भाग। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले इसके तीनों भाग तो मालूम होने चाहिए। इसके बाद देखिए एक चीज़ और आती है यहाँ पे
जो गर्भाशय होता है इसको मुख्य रूप से 3 स्त्री झिल्लियां जो है घेरी होती है। ये मुख्यतः 3 झिल्लियां होती है इसमें। तो गर्भाशय की जो भित्तियां हम कह सकते हैं, तो इनकी जो भित्तियां जो चारों ओर से गर्भाशय को घेरी होती है, एक झिल्लीनुमा भित्ति होती है। तो इस भित्ति में 3 परत की हमको भित्ति दिखाई देती है, 3 प्रकार की इसमें भित्ति हमको दिखाई देती है। तो देखिए यदि हम गर्भाशय के भित्तियों की बात करें तो देखिए गर्भाशय में मुख्य रूप से 3 भित्तियां होती है। यहाँ पे देखिए अब हम गर्भाशय की भित्ति, तो गर्भाशय में देखिए मुख्य रूप से गर्भाशय में 3 भित्तियां यहाँ पे दिखाई देती है। तो देखिए गर्भाशय की यदि भित्ति की हम बात करें तो गर्भाशय में यहाँ पे 3 भित्तियां होती है। पहली भित्ति क्या होती है, इसको हम बोलते हैं, देखिए ये वाली जो भित्ति होती है ये सबसे अंदर होती है, गर्भाशय से जो अटैच होती है। तो गर्भाशय के सबसे अंदर वाली जो भित्ति होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम की यदि हम बात करें तो देखिए एंडोमेट्रियम में क्या होता है कि यह तो सबसे पहले क्या है, देखिए एंडोमेट्रियम जो है यह सबसे बाहरी भित्ति होती है। देखिए एंडोमेट्रियम ये क्या है, एंडोमेट्रियम कहाँ वाली भित्ति है, ये सबसे आंतरिक भित्ति होती है। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर होती है और यह कैसी होती है, एक ग्रांडुलर शेप्ट की होती है। ये देखिए एक पूरी जो है एक ग्रांडुलर शेप्ट में है। इसके बाद देखिए जो दूसरी भित्ति होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम देखिए ये जो है ये तो हो गई हमारी आंतरिक परत, आंतरिक झिल्ली जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और इस बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति की ये जो मध्य वाला स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मायोमेट्रियम। यह कैसा होता है, यह मध्य भाग होता है, यह सबसे आंतरिक भाग होता है, यह आंतरिक भित्ति होती है। वहीं यदि हम बात करें एक और भित्ति की तो एक और भित्ति होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। तो देखिए पेरीमेट्रियम जो होती है, पेरीमेट्रियम कैसी होती है, यह सबसे बाहरी झिल्ली होती है। पेरीमेट्रियम यह बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है। तो गर्भाशय की संरचना में 3 भाग होते हैं और इनमें 3 क्या होती है, 3 भित्तियां पाई जाती है। पहली होती है एंडोमेट्रियम जो कि सबसे आखिर में होती है, सबसे अंदर होती है। और बीच वाली ये जो भित्ति होती है या बीच वाली जो बाल होती है ये क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम कहलाती है। इसके अलावा पेरीमेट्रियम होती है, ये सबसे बाहरी भाग होती है। तो यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि गर्भाशय की जो भित्तियां होती है ये पेपर में पूछी जाती है कि गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है या आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है। तो इन तीनों झिल्लियों में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस गर्भाशय की भित्ति के बाद देखिए जो हमारा चौथा भाग है वो क्या होता है, इसके बाद हमारा एक भाग आता है जिसको हम बोलते हैं योनि या वजाइना। क्या बोलते हैं, योनि या वजाइना। तो देखिए चौथा अब हमारा भाग है क्या, योनि या, चौथा भाग है हमारा, चौथा भाग है योनि या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वजाइना। तो देखिए योनि या वजाइना की यदि हम बात करें तो देखिए जो हमारी गर्भाशय ग्रीवा होती है, अंडाशय के अंदर ये जो हमारा पूरा का पूरा गर्भाशय वाला भाग है, गर्भाशय के नीचे देखिए गर्भाशय का ये जो ग्रीवा वाला भाग है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। तो ये ग्रीवा वाला भाग जो है ये आगे चल के एक पतली नुमा संरचना में खुलता है, ये बाहर की ओर, ठीक है। ये एक पेशी लचीली संरचना होती है जो एक पेशी लचीली रचना में खुलती है। देखिए यहाँ पर से हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो गर्भाशय की सबसे नीचे वाली परत होती है जिसको कि हम ग्रीवा बोलते हैं, इस ग्रीवा परत के नीचे की ओर ये लचीली पतली झिल्ली नुमा नलिका जो है इसी में जो भाग खुलता है इसको हम क्या बोलते हैं, योनि, या इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम वजाइना कहते हैं। और वजाइना के अंदर एक खास की चीज़ क्या है कि यह उच्च संवहनी नलिका होती है, इसके अंदर जो है संवहन ऊतक जो है भरे होते हैं और यह अंदर जो है यह म्यूकस झिल्ली के द्वारा जुड़ी होती है। अंदर इसके अंदर कौन सी झिल्ली होती है, यह म्यूकस झिल्ली के द्वारा जुड़ी रहती है। यानी पूरी की पूरी ये जो योनि है इसके अंदर जो है एक झिल्ली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस झिल्ली।
तो इस म्यूकस झिल्ली के माध्यम से ये जुड़े रहते हैं। चलिए अब यदि हम योनि या वजाइना की यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। योनि या वजाइना की लंबाई कितनी, 8 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके पीछे देखिए एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हाइमन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये जो पूरी की पूरी वजाइना वाला भाग होता है, इस वजाइना के पीछे वाले भाग में, इसके जस्ट अपोजिट यानी पीछे वाले भाग में क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन झिल्ली। हाइमन झिल्ली। तो इसके पिछले वाले भाग में क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हाइमन झिल्ली बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो योनि या वजाइना होती है यह किसी भी स्त्रियों में मैथुनी नाल की तरह कार्य करती है। देखिए ये इसका कार्य कैसा होता है, यह एक मैथुनी नाल की तरह कार्य करती है। यह एक मैथुनी नाल की तरह कार्य करती है, यानी मैथुनी नाल की तरह कार्य करती है। मतलब देखिए यदि पुरुषों के द्वारा पुरुषों के शिश्न या पेनिस के द्वारा जो भी शुक्राणु जो हैं वो गिराए जाते हैं, स्खलित किए जाते हैं, उसको ये वजाइना ही क्या करती है, वजाइना में ही क्या करता है, कोई भी पुरुष जो है या मेल जो है वो मैथुनी नाल के माध्यम से शुक्राणुओं को वहाँ पे क्या करता है, गिराता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह एक मैथुनी नाल की तरह कार्य करती है। यानी मैथुन क्रिया के दौरान यह क्या करती है कि शिश्न द्वारा वीर्य को प्राप्त करने का कार्य करती है। तो इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है कि शिश्न के द्वारा जब वीर्य स्खलित किए जाते हैं तो ये उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है या उसको प्राप्त करती है। तो यह मुख्य रूप से योनि या वजाइना का कार्य होता है। और इसके अंदर पीछे साइड कौन सी झिल्ली होती है, एक हाइमन झिल्ली होती है। वहीं इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें योनि की, तो योनि क्या होता है, ये निचला भाग होता है। गर्भाशय ग्रीवा जो होती है ये आगे चल के क्या करती है, एक योनि या वजाइना का निर्माण करती है। अब इसके बाद हमारा आखिरी भाग आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य जननांग। तो बाह्य जननांग के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती है। अब हमारा लास्ट और आखिरी भाग क्या है इसका, बाह्य जननांग। देखिए बाह्य जननांग जो है ये सबसे आखिरी पॉइंट है। तो देखिए बाह्य जननांग के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 भाग आते हैं। तो बाह्य जननांग में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, देखिए पहला भाग तो क्या होता है, मोन्स प्यूबिक। क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं जघन शैल। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, जघन शैल। दूसरा भाग होता है हमारा क्या, लेबिया मिनोरा। लेबिया मेजोरा। और इसके बाद या लेबिया मेजोरा या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बृहद भगोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं बृहद भगोष्ठ। इसके बाद देखिए एक भाग होता है लेबिया मिनोरा। लेबिया मेजोरा के बाद क्या होता है, एक भाग लेबिया मिनोरा। तो लेबिया मिनोरा या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लघु भगोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ। इसके बाद एक और आखिरी भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आखिरी भाग एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लाइटोरिस। तो ये 4 मुख्य भाग होते हैं बाह्य जननांग के अंतर्गत, 4 मुख्य भाग होते हैं। अब यहाँ पे हम बाह्य जननांग का डायग्राम बना रहे हैं और उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि बाह्य जननांग के जो चारों भाग होते हैं ये बेसिकली कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो बाह्य जननांग की यदि हम बात करें तो देखिए ये हमारे पास है, कुछ इस प्रकार से संरचना होती है किसकी, बाह्य जननांग की। ये देखिए बाह्य जननांग की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक संरचना होती है। इस संरचना के अंतर्गत देखिए इसमें जो है सबसे ऊपरी भाग, ये वाला भाग जो है
देखिए इसके ये सबसे जो ऊपरी वाला भाग होता है, यह ऊपरी वाला भाग जो कहलाता है मोन्स प्यूबिक। इसको क्या बोलते हैं? इसको मोन्स प्यूबिक। ये वाला जो भाग होता है मोन्स प्यूबिक, यानी इस भाग को क्या बोलते हैं हम? जघन शैल बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कई सारे जो है इसमें बाल जो है, हेयर जो है प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसमें कई सारे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इस भाग को हम क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिक, या इसको हम क्या बोलते हैं? जघन शैल। और यह एक गद्दीनुमा भाग होता है। कैसा भाग होता है? यह एक गद्दीनुमा भाग होता है, क्योंकि इसकी त्वचा के नीचे क्या होते हैं? कुछ वलय पाए जाते हैं और कुछ वसीय परत पाई जाती है, और इन वसीय परत के चलते ही ये कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, और कैसे होते हैं? गद्दीनुमा होते हैं। तो जो पहला भाग होता है वो क्या होता है? मोन्स प्यूबिक या जघन शैल होता है, जिस पर कि बाल पाए जाते हैं, और यह एक वसीय ऊतकों के कारण होता है, और वसीय ऊतकों के कारण यह क्या होता है? यह गद्दीनुमा भाग होता है। अब इसके बाद देखिए एक संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? देखिए यदि हम बात करें क्लाइटोरिस की, तो इसके अंदर जो है कुछ इस प्रकार से संरचना बनी होती है। इसके अंदर इस प्रकार से संरचना बनी होती है। इसके अंदर देखिए मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है ये वाला भाग, ये जो खाली नुमा भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इस पर जो इस बाल वाली भाग पर भी क्या होते हैं? इस पर भी बाल जो है पाए जाते हैं, और इस पर जगह जगह पे मांसल बलन होते हैं, क्योंकि यह पूरा का पूरा कैसा भाग होता है? मांसल भाग होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पूरे के पूरे भाग को बृहद भगोष्ठ बोलते हैं। और ये एक योनि छिद्र को घेरे हुए होते हैं। देखिए योनि का जो छिद्र होता है, इसको पूरी तरह से, ये जो योनि छिद्र है अंदर, इसको ये चारों तरफ से घेरे होते हैं। इसके अंदर देखिए ये वाला जो भाग होता है, ये कैपनुमा जो भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये जो अंदर का भाग होता है क्लाइटोरिस, यह एक लेबियम ओनेरा की जो परत है इसके अंदर, तो इस लेबिया मेजोरा की परत में ये क्या होता है? यह अग्र कोने पर स्थित एक सकरा भाग होता है। ठीक है, यह इसके अग्र कोने पर, देखिए अग्र कोने पर स्थित ये जो सकरा भाग है, ये क्या कहलाता है? यह भाग क्लाइटोरिस कहलाता है। और यह मूत्र छिद्र के ऊपर जो है पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? मूत्र छिद्र के ऊपर पाई जाती है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो छिद्र पाए जाते हैं। देखिए ऊपर वाला जो छिद्र होता है ये क्या कहलाता है? ऊपर वाला छिद्र जो होता है यह मूत्र छिद्र कहलाता है, ये वाला छिद्र। और इसके ये जो नीचे वाली संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम योनि छिद्र बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं योनि छिद्र। तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो छिद्र पाए जाते हैं। और यह क्लाइटोरिस का जो भाग है, यह चारों तरफ से, ये जो मूत्र छिद्र वाला भाग है, इसको चारों तरफ से क्लाइटोरिस का ये जो सकरा भाग होता है वो घेरा हुआ होता है। और इस भाग के बाहर ही क्या होता है? इस भाग के पास में ये जो ऊपर का पूरा भाग होता है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? लीबिया मेनोरा बोलते हैं। लीबिया मेनोरा, या इसको हम क्या बोलते हैं? लघु भगोष्ठ बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बाएं जननांग की संरचना में मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। पहला होता है मोन्स प्यूबिक। यह कैसा होता है? यह एक वसीय वलय युक्त भाग होता है, जिस पर कि क्या पाए जाते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद लेबिया मेनोरे वाले भाग में भी क्या होता है? यह भी वसीय ऊतकों का बना होता है, और यह एक गद्दीनुमा भाग होता है, और जिस पर कि क्या होते हैं? बाल जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखिए ये जो पूरा अंदर का पूरा भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेनोरा बोलते हैं। और लेबिया मेनोरा के अंदर क्लाइटोरिस का एक सकरा भाग होता है, ये वाला भाग पूरा। और इस क्लाइटोरिस का भाग जो है यह मूत्र छिद्र और योनि छिद्र को चारों ओर से घेरे हुए होता है। और इस क्लाइटोरिस के अंदर ही क्या होते हैं? मूत्र छिद्र होता है, और इसके नीचे जो है योनि छिद्र होती है, जिसको कि चारों तरफ से ये क्लाइटोरिस की परत जो है घेरी रहती है। और नीचे की ओर ये जो ये वाला भाग होता है, ये क्या कहलाता है? ये एनस कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो मादा जनन तंत्र होता है, इसमें मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। पहला हमने आपको क्या बताया कि एक जोड़ी अंडाशय। तो अंडाशय यहाँ पे ये जो पूरी संरचना दिखती है, इसमें एक जोड़ी अंडाशय दोनों साइड पाए जाते हैं। अंडाशय का कार्य क्या होता है? मुख्य रूप से कि अंडाणुओं का निर्माण करना, या जो मादा सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका स्त्रवण करना, और बेसिकली प्रोजेस